नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 6 महीनों में भारत के शेयर मार्केट से 100 लाख करोड़ रुपया धुल चुका है, वाइप आउट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सत्ता में आने के बाद से तो मानो विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारत से बहुत तेजी से पैसा खींचा है और भारत के स्टॉक मार्केट की हालत ऐसी स्थिति में आ गई है कि एक आम भारतीय इन्वेस्टर को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहां से आगे का रास्ता क्या होगा। आपके इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मनीष कुमार गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। जी धन्यवाद। मनीष जी, एक आम इन्वेस्टर खास तौर से जो कोरोना के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर आ गए थे शेयर मार्केट में, क्योंकि नौकरी धंधे काम रोजगार सब बंद था और लोगों को लगा कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बस आपके पास एक इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, आप अपने घर में बैठकर भी कुछ पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। 2020-21 के बाद से लेकर आज 4 साल हो गए हैं और पिछले 4 सालों में भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़े हैं। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं, सुबह लिया और शाम को बेच दिया, आज लिया और कल बेच दिया, इस तरीके से अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, 6 महीनों में 100 लाख करोड़ भारतीय शेयर मार्केट से गायब हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से तो ये चिंता बहुत बढ़ गई है। तो जो हमें ऐसा एक इन्वेस्टर सुन रहा है जो शेयर मार्केट में पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्ट कर रहा था, आज उसका पोर्टफोलियो डाउन है, सब कुछ उसे रेड नजर आता है, सबसे पहले संदेश उसके लिए है कि अब उसे क्या करना चाहिए। विशाल भाई, बहुत ही रेलिवेंट बातें कही हैं आपने। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, शेयर बाजार निवेशकों के लिए है। जो लोग स्पेकुलेटिव डील करते हैं या इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर या ऑप्शन करते हैं, वो लोग करें विशाल भाई जिनको इस मार्केट की डीप समझ हो, जिनको ये पता हो कि शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करता है और किन बातों का और कितना रिस्क है, कितना आपका फायदा और नुकसान हो सकता है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है, ये रिस्क है, आप एजुकेटेड इन्वेस्टर हैं, आप इंट्राडे करें, फ्यूचर करें, ऑप्शन करें, कुछ भी करें, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो निवेशक पार्ट टाइम देख रहा है कि मोबाइल पे कभी ऐप पे देख लिया या न्यूज देख ली, कोई वेबसाइट खोल के देख ली और उसके हिसाब से अंदाजा लगाया, पॉलिटिकल सिचुएशन देखी, मानो ट्रंप जीत गए, बिडेन हार गए, या पुतिन ने जो है अटैक कर दिया, या यूक्रेन के जेलेंस्की का झगड़ा ट्रंप से हो गया, इन बातों से अंदाजे लगाकर जो लोग सेल परचेज करते हैं वो इस टाइम तो क्या, नॉर्मल लाइफ में भी कभी भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपने कभी आपने अंदाजा लगाया और वो गेम बन गया, आपने 2-1 लाख 4 लाख 5 लाख कमा लिए, लेकिन आपको वो नुकसान करेंगे क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सिचुएशन बहुत अच्छी सिचुएशन है, इस पे अपन को काम कर लेना चाहिए, तो वो खतरनाक स्थिति है। तो पहली बात तो ये है कि निवेशकों को निवेश करके अभी छोड़ना बेहतर है। विशाल जी, पिछले 6 महीने नहीं, मैं अगर 1 साल की बात करूं और स्पेशली पिछले 6 महीने की बात करूं, तो लगातार एफआईआईज बेच के जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, सब लोग बेच रहे हैं तो कोई खरीद भी तो रहा होगा ना। एक कॉमन सी बात है, अगर कोई बेच रहा है तो देयर इज ए बायर ऑल्सो। तो वो बायर कौन है? जैसे ही मार्केट उतरता है तो बाजार में मंदड़िए, यानी जो बियरिश अप्रोच के लोग होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा मार्केट उतर रहा है, अब खरीद लो। वो उतरने से लाभ उठाते हैं। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स और इंडियन म्यूचुअल फंड्स, ये लोगों ने मार्केट में शेयर खरीदने शुरू कर दिए। जो लोग इस पैनिक से घबरा गए उनके पैसे तो खत्म हो गए। जैसे सपोज मैंने 1 लाख रुपया लगाया आज से 4 महीना पहले, फला किसी बैंक में शेयर लगा दिए पैसे, वो मानो बैंक का शेयर 10 रुपए कम हो गया तो उतना मेरा नुकसान हो गया। अगर मैंने वो बेच दिया तो मेरी गड़बड़ हो गई। मुझे क्या करना है? अब जो हो गया सो हो गया। अगर वही इक्विटी आपको और सस्ते में मिल रही है, थोड़ी सी खरीद लो और 3 साल 2 साल के लिए लॉक इन करके छोड़ दो कि अब मुझे इसको छूना ही नहीं है। चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कम पार्ट करें या फिर आप म्यूचुअल फंड करें, या तो म्यूचुअल फंड में लमसम कर दें। मार्च का महीना चल रहा है, लोगों को कई बार प्लानिंग करनी होती थी, अब तो खैर ज्यादातर लोग नई रिजीम में चले जा रहे हैं। अदरवाइज आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, धीरे धीरे लगातार खरीदिए।
जैसे किसी को 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, या मैं और छोटा 20,000 रुपए लगाने हैं, तो आप 4,000 रुपए की म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर लीजिए, हर 2 महीने में 4,000 लगा दीजिए, आपको 6 महीने में 24,000 लग जाएंगे, काम खत्म। उस तरीके से आपको मार्केट के डाउन और अप्स दोनों का फायदा मिलेगा। तो मेरा आपके पहले प्रश्न का सीधा जवाब यह है, रुके रहना है, टिके रहना है। ये बहुत अच्छा मौका है खरीदारी करने का। देखिए, जैसे मार्केट में मानो आप किसी कंपनी का रेमंड का सूट बिक रहा है, आज 40% पे किसी शॉप पे सस्ता मिल रहा है, तो मौका है खरीदने का। सर्दियां भले ही चली गई हैं, लेकिन आएंगी तब ये सूट उस 40 का यानी दुगने से भी ज्यादा पे मिलेगा। तो अभी रुके रहने का वक्त है, खरीदने का वक्त है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करूंगा, शायद ज्यादा हमारे दर्शकों को समझ में आए। मान लीजिए कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं जिसने 10 लाख रुपए मार्केट में लगाए हैं, और पिछले 6 महीनों के बाद जो मार्केट से वाइप आउट हुआ है, अब वो पोर्टफोलियो 4 लाख पर आ गया या 5 लाख पर आ गया। अब ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, ये सोच रहा है कि अब करूं क्या, ये और गिरेगा क्योंकि एफआईआई तो पैसा निकालते ही चले जा रहे हैं, तो मैं अब जितना मिल रहा है 4-5 लाख वो लेके निकल जाऊं, या इंतजार कर लूं कि फिर ये चढ़ जाएगा। आज का मार्केट देख करके क्या कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? जो लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जो इस मार्केट को बहुत गहनता से स्टडी करते हैं, वो क्या कहते हैं? एक वो इन्वेस्टर जिसे बहुत ज्यादा समझ नहीं है, जो बहुत ज्यादा बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहा है, जो बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, जिसके पास रोज 1-2 घंटे नहीं है देने के लिए, और वो 10 लाख का पोर्टफोलियो वाला आदमी आज 4-5 लाख पर बैठा है, उसके लिए क्या आपका मैसेज है? देखिए, मेरा मैसेज ये है, केयरफुली एनालिसिस करें और देखें कौन सा शेयर जो फंडामेंटली ठीक है, यानी वो अच्छी कंपनी है, उसकी एक वैल्यू है, और उसका जो बिजनेस है, उस बिजनेस कहीं जा नहीं रहा है ना। जैसे कोई ठीक सा बैंक है, या कोई ऑयल रिफाइनरी कंपनी है ना, जैसे सरकारी कंपनियां हैं, मानो इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो शेयर आपको ठीक दाम पे मिल रहे हैं, तुरंत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहिए। आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन खराब सिचुएशन नहीं है। अब इसके 2-3 रीजन बताता हूं, ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे पास ये थॉट प्रोसेस क्यों बनी। पहली बात, अभी ट्रंप को आए हुए थोड़ा टाइम हो गया, जितने बड़े बड़े डिसीजन वो ले सकते थे वो ले चुके हैं। अब डिसीजन वापसी हो रहे हैं, जैसे कनाडा पे उन्होंने, मैक्सिको पे जो उन्होंने ड्यूटी लगाई, वो ड्यूटी वापस उन्होंने 1 महीने के लिए टाल दी। यानी उन्हें लगा कि जो डिसीजन जो उन्होंने लिए, उन्हें लगा पीछे से मैसेज आएगा, भाई ये तो बाउंस बैक करेंगे, नुकसान है अमेरिका के लिए, वापस ले लिए। अब देखिए एक और बात, ट्रंप चाहता क्या है, ट्रंप चाहता है टू मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके लिए क्या करना है कि इस समय अमेरिका का कॉम्पिटिटर कौन है, अमेरिका के 4 कॉम्पिटिटर हैं, यूरोप, रशिया, चाइना और इंडिया। ठीक है, इन सब में चाइना सबसे आगे है, रशिया को वो फंडामेंटली कमजोर कर चुके हैं, सिर्फ आर्थिक सामरिक तौर पर युद्ध के मामलों में रशिया उससे भारी पड़ता अमेरिका पर। ठीक है, तो उन्होंने अमेरिका को, रूस को उतना कमजोर कर दिया कि आगे हमारे को परेशान नहीं करेगा। चाइना हर मामले में अमेरिका का कॉम्पिटिटर हो चुका है, तो चाइना को वो डाउन करने के लिए, वो चाइना से झगड़ा तो नहीं करना चाहते, लेकिन चाइना को फाइनेंशियली वीक करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन बात क्या है, वो इंडिया खुले में प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए पहले सब पे ड्यूटी लगाई, इंडिया को भी टाइट किया, चाइना को भी टाइट किया, रशिया, कनाडा सबको किया। हमें पता है कि उसे चाइना और इंडिया में, इंडिया उसके लिए फेवरेबल है, चाइना फेवरेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, वापस एफआईआईज भी आएंगे, और इंडियन कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जाएगा, जिससे इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल्स बेटर होंगे, क्योंकि इंडिया और अमेरिका दोनों का सिमिलर ऑब्जेक्टिव है कि चाइना जितना कमजोर होगा उतना इनका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बिजनेस डेफिसिट में जाता है, अमेरिका के साथ बेनिफिट में जाता है, तो इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे लगता है सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होगी। देखिए, राजनीति में जो होता है ना, वो थोड़े दिन बाद दिखता है, शुरुआत में कुछ और लगता है, तो ऐसे में रुके रहने का वक्त है, धीमे धीमे खरीदारी करने का वक्त है, मौका मिले तो म्यूचुअल फंड में जाने का वक्त है। हाँ, एक और बात, किसी सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से जरूर राय लेनी चाहिए, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है। लोग सोचते हैं अगर मैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं किसी से क्यों राय लूं। अरे भाई, राय लो और उसे बता दो कि मेरा इन्वेस्टमेंट आज छोटा है, मैं फीस बिल्कुल कम दूंगा, नहीं दूंगा, वो आपको एडवाइस देगा।
और आपको एडवाइस के साथ रीजन बताएगा कि वो एडवाइस क्यों दे रहा है। तो कंसल्टेंट की ओपिनियन लेने का हमेशा लाभ है। और मैं एक और बात क्लियर कर दूं, मैं ऐसा कंसल्टेंट नहीं हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात म्यूचुअल फंड की करते हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में जैसे कोरोना के बाद लोग शेयर मार्केट की तरफ आए। जो लोग थोड़े से शेयर मार्केट को लेकर इतने जानकार नहीं थे, उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड से एक ऑप्शन है, वहां चलते हैं। म्यूचुअल फंड की स्थिति ये है कि पिछले 1 साल में जितने एसआईपी बंद हुए हैं, डिसकंटिन्यू हुए हैं, उतने शायद पहले कभी नहीं हुए होंगे। और एसआईपी के बंद होने का सिलसिला लगातार चलता ही चला जा रहा है। एक रीजन तो ये बताया जाता है कि लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं है कि वो एसआईपी कर सके, लोगों की नौकरियां चली गई, इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा कारण बताया जाता है कि लोग गिरते हुए शेयर मार्केट से डर गए। उन्हें लग रहा है कि जब मार्केट गिरता ही चला जा रहा है तो मैं एसआईपी किया हुआ पैसा भी मेरा और खत्म हो जाएगा। हालांकि म्यूचुअल फंड को लेकर ये सोच सही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन लोग इसी तरीके से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड की स्थिति को लेकर कुछ बताइए। बहुत सारे लोगों ने कहा ये मार्केट तो जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, इतना इतना वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, ये जरूरत से ज्यादा वैल्यूएशन है, ये कभी ना कभी तो बबल फटना ही था। तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मैसेज क्या है? विशाल भाई, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी ने कुछ कह दिया, एक्चुअली आज की डेट में कुछ ऐसे एक्सपर्ट मार्केट में भी खूब हैं जिनके पास भले ही फंडामेंटल नॉलेज ना हो, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात आगे रखना, रील बनाना, व्यूज खींचना, ये सब में लगे रहते हैं। तो उनके लिए मार्केट चढ़ रहा है तो उतर रहा है तो कहेंगे नहीं नहीं मार्केट करेक्ट होना था, नहीं नहीं मार्केट उतरना ही था, बहुत ओवर वैल्यूड था। अगर मार्केट और चढ़ रहा है तो कहेंगे अभी तो और जाएगा, ये बेस्ट इज येट टू कम। तो ऐसी, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपको सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट दिख रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं या नहीं, उनकी डिग्री चेक करने की जरूरत है। ऐसे टीवी पे या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस होने से बेटर है रियल कंसल्टेंट से मिले, चाहे फिजिकल या ऑनलाइन। अब दूसरी बात देखिए, म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड का सही सिलेक्शन नहीं करेंगे, कई बार उसकी टर्म्स को चेक नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड हम ऑनलाइन क्यों नहीं खरीद लेते, हम ऑफलाइन क्यों लें, ऑफलाइन में म्यूचुअल फंड वाले को भी कुछ पैसा मिल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि उसको जो पैसा मिल रहा है उसकी चिंता, उसके 50 पैसे की चिंता छोड़कर उससे डिस्कस करें, उसका समय लें और उससे पूछें कौन सा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड बेटर है। 100 तरह की म्यूचुअल फंड है विशाल भाई। आपकी फाइनेंशियल नीड कब आने वाली है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कितना कितना पैसा आप निकाल रहे हैं, बीच में कभी एक्स्ट्रा पैसा निकालेंगे, ये सब बातें जब तक आप नहीं बताएंगे वो आपको ठीक म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, 2013 में मैंने एक ऐसा म्यूचुअल फंड ले लिया, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जिसमें ऑप्शन था कि वो म्यूचुअल फंड डेली ट्रेड करता था। 10 साल बाद मैंने देखा तो मेरे म्यूचुअल फंड ने बाकियों के मुकाबले आधा भी गेन नहीं किया। और मैंने किसी कंसल्टेंट से पूछा कि नहीं आपने गलत किया, बाकी सारे म्यूचुअल फंड अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, आपने सही सिलेक्शन नहीं किया। मुझे समझ आया कि मैं अपनी नीड, अपनी फंड अवेलेबिलिटी को अगर कंपेयर करके अच्छे म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट से अगर बात करूंगा तो रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर आएंगे। म्यूचुअल फंड देखिए अल्टीमेटली है तो शेयर्स पर ही, पर वो शेयर्स में किसको कौन सा शेयर खरीदना है, कब रखना है, कब बेचना है, इसका फैसला एक्सपर्ट करते हैं, जो हाईली पेड लोग होते हैं, जो बहुत रिलायबल लोग हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो म्यूचुअल फंड हमेशा कम रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्की नहीं है, कम रिस्की है। लाभ होगा तो शेयर के मुकाबले कम होगा, अगर हानि होगी तो शेयर के मुकाबले काफी कम होगी। तो म्यूचुअल फंड वालों के लिए आखिरी एक लाइन में मैसेज क्या है? अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। एसआईपी को निश्चित रूप से कंटिन्यू रखना चाहिए। और एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो 6 महीने साल के लिए मत करिए, कम से कम 2 साल। और अगर आप इसे 5 साल तक ले जाएं, आप अमाउंट कम कर दीजिए, आप 2,000 रुपए महीने की एसआईपी कर लीजिए, लेकिन आप रखें टारगेट बड़ा। आपको लगता है कि 2 साल बाद मुझे जरूरत है और 3 साल बाद और जरूरत है और बाकी अमाउंट 5 साल के लिए, तो आप इस तरीके से प्लान करिए कि 2 साल वाले फंड के लिए ये करूंगा, 3 साल वाले के लिए ये करूंगा, 5 साल के लिए मैं ये करूंगा। आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे किसी अच्छी ब्रांडेड ब्लू चिप शेयर खरीद लिए 2-3, किसी अच्छी कंपनी के, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, है ना, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर लीजिए। और कुछ पैसा एफडी में जरूर रखिए,
क्योंकि कई बार जो फंड आपको लिक्विड फंड, मानो बिटिया की शादी 1.5 साल बाद है, या जैसे मेरी बेटी को नीट की पढ़ाई कर रही है, अगर सपोज वो क्लियर हुआ तो मुझे फीस देनी होगी, तो मुझे 2 साल बाद के लिए पैसे की तैयारी रखनी है, 1.5 साल बाद पैसे तैयार रखनी है। तो अपनी रिक्वायरमेंट को कागज पर लिखें, अपनी अवेलेबिलिटी को कागज पर लिखें, अपने सारे इन्वेस्टमेंट को लिखें, और कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारी बात डिस्कस करें, बताएं कि मेरी ये अवेलेबिलिटी है। ये सोच के ना डरें कि मेरी फाइनेंशियल इसको पता लग जाएंगे। आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब बात बताते हैं, तो वो भी आपके इन्वेस्टमेंट के डॉक्टर है, उससे सलाह लेने से आपका लाभ है, नुकसान नहीं है। आपने एफडी की जिक्र छेड़ ही दिया है, तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्वेस्टर्स ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को समझा दिया कि एफडी में साहब इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, एफडी तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। वही 6-7% एफडी से मिलता है, वही 6-7% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आपने जितना अमाउंट डाला 1 साल बाद आप वहीं पर खड़े हो गए। आपकी सलाह क्या होगी एफडी करने वालों के लिए? देखिए, देयर इज ए कॉम्बिनेशन बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, है ना। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की कैपेसिटी 140 है, विशाल भाई आपकी गाड़ी की, लेकिन आप 140 पे तो कभी नहीं चलाते ना, और 20 पे भी चल सकती है गाड़ी। तो हमारे पास क्या है, हम किस चीज से गाड़ी कंट्रोल करते हैं? हमारे पास एक चीज है ब्रेक। वो ब्रेक हमें बताता है कि हमें गाड़ी कितनी तेज चलानी है, कब स्लो करनी, कब तेज करनी है। ऐसे ही आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं उनकी तो यूट्यूब से कमाई हो रही है, उनकी गाड़ी सेट है। आपको ये देखना है मुझे कितना पैसा, मानो कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, कोई बहुत दिक्कत हो गई, मानो आपके शेयर आधे रह गए, पूरी दुनिया के आधे रह गए, वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन आ गया, आप क्या करेंगे? भाई एफडी सेफ है। तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसमें से कुछ पैसा डेट में जरूर रखना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने, कुछ अंडे सेपरेट रखो, कुछ अंडे सेपरेट रखो। मानो मानो एक टोकरी टूट गई तो आपको 6 अंडे तो बचे हैं, एटलीस्ट आज आपका ब्रेकफास्ट फैमिली का तो हो जाएगा ना। तो ये सजेशन मैं कहता हूं, जो भी दे रहा है कि बिल्कुल नहीं एफडी करो, मैं इससे सहमत नहीं। उसमें क्या है, आप कुछ अच्छी शेयर खरीद लो, है ना, कुछ ऐसे शेयर जिनमें हाई रिस्क हो, और कुछ आप ऐसे ऐसे एफडी कर लो। उससे आपके कॉम्बिनेशन, मानो आपको सपोज 11 से 12% की अगर रिटर्न आपको आ रही है तो रीजनेबली गुड है। एफडी आपको 6 दे रही है, तो मानो कोई शेयर आपको 18 देगा। तो एक कंसल्टेंट आपकी इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा प्रोफाइल बना देगा जिसमें आपको एक ऐसी पैरिटी बन जाएगी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड को कंपोजिट लेवल पे ले आएगी। तो हमें उस बीच के रास्ते पे जाना चाहिए, है ना। मानो आप सड़क पर जाते तेज दौड़ते, बीच में दौड़ेंगे, साइड में चलेंगे, स्लो चलेंगे, तो आप ऐसी जगह पकड़ लें जहां से आपकी रफ्तार नॉर्मल बनी रहे और जान का खतरा कम हो। तो एफडी में लगाना ही चाहिए, रियल एस्टेट में भी एक हिस्सा जरूर लगाना चाहिए। मैं रियल एस्टेट पर थोड़ा बाद में आऊंगा, मैं सोने की बात पहले करना चाहूंगा। सोने को हमने देखा है कि जिस रफ्तार से शेयर मार्केट हमारा गिरा है, उसी रफ्तार से सोना जो है वो बढ़ा है, और बढ़ते बढ़ते वो अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत अलग अलग शहरों में वेरी करती है 86,000 से लेकर 90,000 रुपीज तक। किसी ने सोचा नहीं था कि सोना 86 से 90,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। खासतौर से उन भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है जिनके घरों में शादी होती है, और शादी वाले घरों में सोना खरीदना बहुत जरूरी है हमारे रिवाजों के मुताबिक, शादी के रीति रिवाज जो भी हैं। अब इन लोगों के लिए सलाह क्या है? एक तो वो जो शादी के पर्पस से खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी वाले पर्पस से लेना चाहते हैं, और दूसरे जो सोने और चांदी को एक इन्वेस्टमेंट के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सोने और चांदी को लेकर अब मैसेज क्या है? यहां से आगे और बढ़ता हुआ नजर आता है, रुकता हुआ नजर आता है, या फिर गिर भी सकता है? देखिए विशाल जी, अगर आप सोने का पिछला 100 साल का पैटर्न देखेंगे ना, तो हर 10 साल में सोना एक बार बहुत तेजी लाता ही लाता है, और एक बार को छोड़ के जीवन में पिछले 100 साल की लाइफ साइकिल में सोना कभी भी नुकसान देके नहीं गया है। तो इसलिए सोना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई ये इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से आप पूछेंगे कि सोना कब खरीदें, तो एक ही जवाब होगा, लंबे समय के लिए जब मौका मिले तब खरीदो। एक बात तो, पहला आंसर तो यह, सोना चांदी आप कभी भी खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं मैं आगे बताऊंगा। अब पहली बात, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोने की चेन खरीद रहे हैं, अंगूठी खरीद रहे हैं, झुमका, बाली, कंगन बनवा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसमें मिक्सिंग होती है, वो 22 कैरेट होगा, और हीरा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है।
हीरा आपकी लग्जरी है, पहनने की है, शो ऑफ की चीज है, इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं है। कोई हीरा कभी नहीं बढ़ता। तो आप ज्वेलरी बनवा लें, उसमें हीरे जड़वा लें, तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ध्यान रखें। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सॉलिड पीस लेना चाहिए। गोल्ड का कॉइन भी ले सकते हैं, ऐसे कॉइन में भी थोड़ा कम आता है। आप गोल्ड का सॉलिड पीस बोलिए, ज्वेलर्स को बोलिए कि आप भाई मुझे 1 लाख रुपए का सोना लेना, तो 1 लाख रुपए का टुकड़ा काट के मेरे को दे दो, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। अभी रेट बढ़ गया है, लेकिन आप रिवाजों की बात कर रहे थे, हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व में सोना एक महिलाओं के लिए चाहत है। आप कितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लीजिए, सोने की एक अलग चाहत है। अब विश्व भर में, स्पेशली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज में, जितना पूरे विश्व में सोना निकलता है, उतनी ही खपत है, उससे ज्यादा खपत है ज्वेलरी में। तो और सोना क्या है, ऐसी प्रीशियस मेटल है जो लगातार खत्म हो रही है, घट रही है, नई जनरेट कम से कम हो रही है। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, उसका जो है रेट बढ़ता ही बढ़ता है। इसे उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो सोने के रेट आगामी भविष्य में बढ़ते ही जाएंगे। सिर्फ एक स्थिति हो, जब कहीं बहुत विशाल भंडार, कहीं कई हजार टन सोने का निकल जाए, तो सोने के रेट उतरेंगे। लेकिन फिर भी वो कितना भी बड़ा भंडार निकल जाए, थोड़े दिनों में बैलेंस हो जाएगा। अगर रखे रहोगे तो साल 2 साल का जोल्ट आ सकता है, अदरवाइज सोने के रेट बढ़ेंगे। एक और बात, दूसरी बात, चांदी कभी सोने का मुकाबला इन्वेस्टमेंट में नहीं करती है। ठीक है। क्योंकि चांदी का ज्वेलरी यूज कम है, पैरों में पहनने वाली ज्वेलरी चांदी में ज्यादा यूज होती है। और मजे की बात है, उसमें भी गिलट वगैरह का ज्यादा मिक्सिंग होती है, लोगों को पहचान में नहीं होती। चांदी कमर्शियल यूज में बहुत आती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में चांदी लगती है। तो इसलिए चांदी कमर्शियल प्रोडक्ट है, ज्वेलरी के नाम पे चाहत इसकी कम है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर चांदी सोने से थोड़ा पीछे है। पर कई लोग क्या है, जो ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े, कनेक्टेड है, उनको पता है कब खरीदनी, कब बेचनी, उसमें 2-4% का फर्क कई बार आ जाता है। तो ऐसे चांदी भी इन्वेस्ट की जा सकती है। अच्छा, मजे की बात देखिए, सरकार ने ये सोच के कि गोल्ड के दाम लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो हम गोल्ड बॉन्ड, सोवरिन बॉन्ड स्कीम ले आएंगे। सरकार को समझ आ गया तो स्कीम में जनता का बल्ले बल्ले हो गया। मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया, जिसने भी किया उसकी तो चांदी चांदी है, मतलब गोल्ड के रेट मिलेंगे, 2% की ब्याज और मिल रही है। सरकार ने स्कीम बंद कर दी। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन सोना चांदी खरीद सकते हैं। चांदी में एक आप लगता है कि मानो आपको अगर आधा किलो भी चांदी लेनी है तो आपको 50,000 रुपए की चांदी आ गई, और आप सोना भी 10 ग्राम लेते तो वो 90,000 का आ रहा है। तो ऐसे में कई बार चीज दिखती है हाथ में तो एक फीलिंग है, तो मजा नहीं आया लेके, हाथ में आधा किलो आई तो ठीक है, मजा आया, 25,000, 40-50,000 खर्च हुए। तो चांदी भी इन्वेस्ट की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन सोना चांदी से बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए। और भविष्य में भी सोना बढ़ता ही रहेगा। इसलिए जितना आपको इन्वेस्ट करना है, 2-3 किस्तों में महीने महीने रुक के आप कर सकते हैं। और जिनकी शादी है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बाकी एक बात जरूर बता देता हूं, बड़े शहरों में सोने की ज्वेलरी पहनने का रिवाज अब पहले से कम हुआ है। ऑफिस जाने वाली लेडीज बिल्कुल भी गोल्ड पहनना पसंद नहीं करती। जिस तरीके से चेन स्नैचिंग के केसेस हुए, चेन पहनने का कल्चर भी घटा है। अब मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट पर आना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय में शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा है, रोजगार को लेकर जबरदस्त संकट है, जॉब्स नहीं है, जॉब कट बहुत तेजी से हो रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है, लोगों के पास खर्च करने लायक बहुत पैसा नहीं है, उतनी लिक्विडिटी नहीं है। सरकार को भी इस बात का एहसास था, 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि रियल एस्टेट के रेट बहुत ज्यादा है, खासतौर से जो मेट्रो और मेगा सिटीज है वहां पर, क्या उनमें कोई करेक्शन आपको नजर आती है? आपको लगता है रियल एस्टेट अभी और तेजी के साथ आगे जाएगा, रुकेगा, डाउन जाएगा? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है दो तरीके से, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से उन्हें क्या करना है, और जिन्हें रहने के लिए घर खरीदना है उन्हें क्या करना है? देखिए विशाल जी, क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट और बहुत जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। मैं बताता हूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किसको करना है, कितना करना है, एक बात है। और दूसरी बड़ी बात आपने पूछी कि मार्केट करेक्ट होगा क्या, ये अलग अलग जगह की अलग अलग कहानी है। आप दिल्ली की बात करेंगे तो कुछ एरिया में अभी मार्केट ठीक हो चुका है,
कुछ मार्केट अभी स्थिर है। देखिए रियल एस्टेट का मार्केट आमतौर पर गिरता नहीं है। आमतौर पर जैसे जो फ्लैट आएगा, अगर आज 1 करोड़ का हो गया, वो 90 लाख का हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। 4-5 साल 3 साल अटका रहेगा वहां 1 करोड़ पे, क्योंकि लोग आसानी से बेचते नहीं, आसानी से कम पर बिकता नहीं। तो आप कहां पे बात कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में रेट अभी कुछ समय से स्टेगनेंट थे, लेकिन कई जगह रेट बढ़ रहे हैं। नोएडा में पिछले 2 साल में 3 साल में आप देखोगे, 2020 से बात करूं, कोविड के बाद से, जब से 3 BHK की जगह 4 BHK कल्चर शुरू हुआ, नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लग गए। लेकिन अभी नोएडा के कुछ हिस्से में दाम अब रुक गए। तो अब इसको कैसे एनालिसिस करें? सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मिलिए, और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोई क्वालिफाइड नहीं होता तो एक से नहीं 3 से मिलिए। नॉर्मली हमारे देश में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फीस चार्ज नहीं करता सलाह लेने की। तो अलग अलग लोगों से मिलो, अपने सब क्वेश्चनों को 4 बार जाओ, वो लोग खुशी खुशी बताते हैं, तो आपको पता होगा। अब एक बात तो इसमें यह है कि यूजुअली प्लॉट में इन्वेस्टमेंट लाभदायक होता है। आप दिल्ली से दूर जाकर बरेली, गोरखपुर, लखनऊ जाके ले लो, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट हमेशा लाभदायक रहता है। आमतौर 99% मेरा अंदाजा है। क्यों रहता है? क्योंकि वही सोने वाला पैटर्न, देश में फ्लैट बढ़ रहे हैं। आज एक मांगा 2 बिल्डर बना रहे हैं, लेकिन प्लॉट लगातार घट रहे हैं। यानी जो अनयूज्ड लैंड है वो तो खत्म होता जा रहा है। अब तो चेंज ऑफ लैंड यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके फ्लैट बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, विलास बन रहे हैं। आप नोएडा की बात करें तो नोएडा तो खत्म हो चुका, नोएडा से आगे, ग्रेटर नोएडा से आगे भी लोग खरीद रहे हैं। खबर आ रही है कि भाई नए सिटीज बनने वाले हैं। अलीगढ़ से बाहर चले आई तो बन रहा है, आगरा से बाहर चला जाइए तो बन रहा है। तो प्लॉट इज बेनिफिशियल। अब प्लॉट में एक दिक्कत यह है कि प्लॉट में आपको सारा पैसा खुद देना है, बैंक से लोन नहीं हो सकता। ठीक है। और कार्रवाई कई बार कुछ और बातें भी होती हैं, लोग आसानी से, आप उसमें भी कुछ लोग टैक्स प्लानिंग ऐसी करना चाहते हैं कि वो पूरा पैसा चेक में नहीं लेना चाहते, ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। तो आपके पास अगर पूरा पैसा है तब तो आप प्लॉट ले पाएंगे, वरना बैंक आसानी से लोन नहीं देते। अब क्या किया जाए? अब आते हैं फ्लैट और मकान पे। तो मकान भी अगर आपको ठीक लोकेशन में मिल जाए तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन प्राइस मकान के बहुत तेजी से नहीं बढ़ते। मकान की एक अलग लिमिटेशन है, क्योंकि अब कोई आदमी ऐसा नहीं चाहता कि मैं बिजली खराब हो तो मैं ठीक करा लूं, पानी नहीं आए तो मैं करा लूं, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी सब काम मैं कर लूं, नहीं हो सकता। वो सब काम सोसाइटी फ्लैट्स में, बिल्डर फ्लैट्स में ही पॉसिबल है। तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट फ्लैट में करना है। अब कहां करना है? अब 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको खरीदना। देखिए उनको तो अपनी सुविधा से घर खरीदना चाहिए, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली की स्कूल, जॉब, लोकेशन वगैरह को देखते हुए। सिर्फ इसलिए कि मुझे फला जगह सस्ता मिल रहा है मैं जाके खरीद लूं, सारे फैक्टर कंपेयर करने पड़ेंगे अगर आप पहला फ्लैट ले रहे हैं तो। अगर आप एक ले चुके हैं और एक और सोचते हैं एक और ले लूं, चलो वाइफ के नाम भी ले लूंगा, उसको भी कुछ पैसे बचते रहेंगे, आप इसे ले सकते हैं, रेंट पे चढ़ा सकते हैं। अब वहां देखिए जहां नई कॉलोनीज हैं या जहां इंडस्ट्रियल सेटअप बन रहे हैं, वहां किराएदार आपको ज्यादा बेटर रेंटल पे करेगा। और नई लोकेशन में नया फ्लैट लेने का फायदा यह है कि बिकता जल्दी है, क्योंकि वो नया है। आप अभी कोई डीडीए फ्लैट खरीद लीजिए आरकेपुरम के पास कहीं, या द्वारका में, या मयूर विहार में, आपको उतनी आसानी से नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप अप कंट्री में दिल्ली से बाहर आके देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई फ्लैट जो नई कॉलोनी कट रही है वहां जाके लेंगे तो मिल भी जाएगा, और वहां जल्दी किराएदारी मिल जाएंगे। मानो कोई बड़ी फैक्ट्री बन रही है, मानो मल्टीनेशनल कंपनीज की, अच्छे किराएदार मिलेंगे और वो ट्रांसफरेबल जॉब वाले मिलेंगे, आसान है। अब जो लोग एक मकान, 2 मकान, 3 मकान के बाद वाले हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, उनको किसी कंसल्टेंट से ही मिलना चाहिए, और उनको थोड़ा अनुभव भी हो चुका होता है। कंसल्टेंट, 1 कंसल्टेंट, 2 कंसल्टेंट, 3 कंसल्टेंट। अब देखिए शेयर मार्केट में तो एक बंदा आपको पूरे इंडिया के सब शेयर के बारे में आइडिया दे देगा, लेकिन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एरिया वाइज ही होते हैं। जो ग्रेटर नोएडा में एडवाइस दे रहा है वो ग्रेटर नोएडा से बाहर बताएगा नहीं, जनरल परसेप्शन बता देगा कंट्री में क्या चल रहा है, बट जनरली वो
मुंबई के बारे में कुछ नहीं जानता। वो नोएडा से गाजियाबाद तक बता सकता है, लेकिन दिल्ली में द्वारका में क्या चल रहा है वो कहेगा मैं पूछ के बताता हूं। तो ऐसे में जहां आपको इन्वेस्ट करना है, 4 लोगों से मिलिए और पर्सनली विजिट जरूर करें। जिस जगह आप फ्लैट खरीद रहे हैं वहां जरूर बात विजिट करें, और कभी भी फ्लैट या मकान खरीदें किसी भी बरबल बात को यकीन ना करें, उसको लिखवा के ही लें। और लिखवाने का मतलब प्रॉपर लीगल टर्म्स में लिखवाना होता है। तो विशाल भाई, कई सारे प्रॉमिस, अरे यहाँ मेट्रो आने वाली है, रेट बढ़ने वाला है, फला बिल्डर है, बड़ा बिल्डर है, मेट्रो आने वाली, उसका कोई भाई साहब दिखा दो कागज। कोई तो आ गई होगी, कोई कैबिनेट से पास हो गया है। अगर मानो कैबिनेट ने कहा फला जगह एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, पास हो गया, फंड अप्रूव हो गया, आप आप समझ लीजिए मेट्रो आ रही है, आप समझ लीजिए वहां इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा, लेकिन 5 साल से पहले नहीं होगा। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट के बाद आज से 5 साल पहले रेट बढ़ने शुरू हुए। जिन लोगों ने खरीद ली वो बड़े फायदे में, लेकिन जिन लोगों ने खरीद के 2 साल में बेच दी उनको उतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट मेकिंग में टाइम लगता है। जी, एक आखिरी का सवाल ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा क्रेज क्या है भारतीयों को, इतनी बड़ी संख्या में लोग एफएनओ में पैसा लगाते हैं। और कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, वित्त मंत्री भी कह चुकी हैं कि घाटे में रहते हैं 90% इन्वेस्टर। अगर किसी चीज में 90% इन्वेस्टर घाटे में है तो उसका क्रेज कम क्यों नहीं होता, और कहां पर गलती कर जाते हैं? देखिए फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक प्रिडिक्शन है। फ्यूचर एक प्रिडिक्शन है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का मार्केट बढ़ जाएगा तो मैं उस प्रॉमिस को लेके खरीद लूं या उस प्रॉमिस को लेके बेच दूं। आपके रोजाना 20 प्रिडिक्शन गलत होते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात गलत समझ बैठा, मिसकम्युनिकेट हो गया, झगड़ा हो गया। तो ये प्रिडिक्शन पर काम करना, देखिए शेयर मार्केट किसी एक फैक्टर पे नहीं चलता, ना एक फैक्टर से चढ़ता है, हजारों फैक्टर होती है। और मजे की बात बताऊं, एक शेयर मार्केट में टर्म से मार्केट मेकर्स, ये वो लोग हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मार्केट में न्यूज आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, अखबारों में कोई खबर चल रही है, कोई एक्सपर्ट, कोई स्पेशल एडवाइजर है, किसी तरह के मीडिया एक तरह की खबरों को चला रहा है, ये वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए मार्केट को बढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्टर को, पर्टिकुलर शेयर के बारे में गुड न्यूज दे रहे हैं। उससे कहता है मानो किसी कंपनी के बारे में खबर आई है, इन्होंने 4 अलग अलग जगह लोकेशन खरीद ली है और विदेश की कोई बहुत बड़ी कंपनी से जॉइंट वेंचर कर रही है, कई हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं। आपको लगेगा ये टेक ओवर होने वाली है, ये शेयर, इसका तो शेयर 4 गुना होने वाला है, आप तुरंत खरीद लीजिए। जबकि सच्चाई क्या है, उस कंपनी में जो है तेजड़िए भरे हुए हैं, मार्केट मेकर हैं, उन्होंने प्रमोटर को गेम चल रहा है, उन्होंने कहा शेयर मार्केट में अपना 10% बाहर कर दूंगा, मैं 50-100 करोड़ 200 करोड़ लेके बाहर हो जाऊंगा। तो हम एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर हम समझ ही नहीं पाते कि ये रियल घटना है या किसी की ओपिनियन है, और उसका क्या इम्पैक्ट जब असेस नहीं कर पाते, मार्केट उतना रिजल्ट नहीं देता जो सोच के चल रहे होते, नुकसान। ठीक है, एक आखिरी सलाह हम सब कुछ मिलाकर लेते हैं, इसको समराइज करते हुए। एक आम इन्वेस्टर जो है, जो सोने में भी डालता है, शेयर मार्केट में भी डालता है, म्यूचुअल फंड भी करता है, रियल एस्टेट भी उसे करना है, अगर अगले 6 महीने के लिए उसे कोई सलाह आपको देनी हो 2-3 लाइन में कि आपको क्या ध्यान रखना है और क्या करना है अगर आपको पैसा बनाना है इस मार्केट में? देखिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना के ही चले। तात्कालिक उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। फिर ये स्कीम म्यूचुअल फंड, गोल्ड और सिल्वर और शेयर सबके लिए है। आपने किसी एक पर्टिकुलर टायर कंपनी का शेयर लिया, आपको पता है गाड़ियों में भी कुछ नहीं होने वाला, आप कार कंपनी के शेयर में तो सोच सकते हैं कि भाई ईवी आने वाली है, मानो विदेश से कोई इलेक्ट्रिक कंपनी आ जाएगी तो टाटा का शेयर गिर जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, बट टायर कंपनी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो टायर कंपनी फिर चाहे कोई सी हो, ठीक चल रही है। तो अगर आपको लगा कोई खबर आई टायर कंपनी शेयर कर रहे हैं, आप रुके रहिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होने वाला, गाड़ियां चलती रहेंगी। कितना भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम बढ़ने लगे, काम नहीं रुकेगा। तो कंपनी के फंडामेंटल पे अगर आपको भरोसा है तो आप रुके रहिए, घबराएं नहीं। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट है उनको आपको कंसल्टेंट से मिलकर एफडी, गोल्ड वगैरह से करनी है। और गोल्ड इज ऑलवेज ए गुड इन्वेस्टमेंट, बट ओनली मैक्सिमम 20% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी,
और एक आम इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है उससे काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा, और मन में जितने सवाल होंगे उम्मीद हम करते हैं कि उनका जवाब उन तक पहुंच पाया होगा। ऐसे ही किसी से भी सोशल मीडिया पर सुनकर या किसी से मिलकर के सलाह लेने से बेहतर है कि एक कंसल्टेंट से मिलें और उस कंसल्टेंट से ये समझने की कोशिश करें कि आप जहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके परिणाम क्या हो सकते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट किस दिशा में करनी चाहिए। यही हमारी इस बातचीत के जरिए कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।